नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हमारा फोकस एक ऐसे डेडली वायरल सिंड्रोम पर है जो बिल्कुल शांति से आता है और फिर अचानक तबाही मचा देता है। हम बात कर रहे हैं हांटा वायरस की, एक ऐसी बीमारी जिसका असर इतना गहरा है कि बड़े-बड़े अनुभवी डॉक्टर्स भी इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो चलिए इस क्लिनिकल डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। जरा इस मेडिकल मिस्ट्री के बारे में सोचिए। एक ऐसा वायरस जिसकी मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर 40% तक हो सकती है, उसे शुरुआती दौर में मिस क्यों कर दिया जाता है? जवाब इसके बेरूपीयपन में छिपा है। शुरुआती स्टेज में इस पैथोजन को पकड़ना सच में किसी भी फिजिशियन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और हालत इतनी तेजी से बिगड़ते हैं ना कि जब तक सही बीमारी का पता चलता है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक क्लिनिकल डिटेक्टिव की तरह आगे बढ़ेंगे। हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे: द हैंटावायरस मास्कोरेड, एचपीएस और एचएफआरएस के अलग-अलग थ्रेट्स, द डायग्नोस्टिक चैलेंज और आखिर में कंफर्मिंग द इन्फेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पड़ाव की, यानी द हैंटावायरस मास्कोरेड। होता क्या है कि शुरुआती प्रोड्रोम फेज के दौरान ये हैंटावायरस पूरी तरह से एक आम फ्लू का रूप ले लेता है। थकान, बुखार और पीठ या जांघों जैसी बड़ी मांसपेशियों में दर्द, ये सब बिल्कुल इन्फ्लुएंजा जैसा लगता है। एक डॉक्टर के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल एक रेगुलर वायरल फीवर जैसा प्रेजेंट होता है, और यहीं से खतरा शुरू होता है। दुश्मन बिल्कुल शांत बैठकर अंदर ही अंदर एक बड़ा हमला तैयार कर रहा होता है और किसी को शक तक नहीं होता। यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह वायरस दो बिल्कुल अलग-अलग क्लिनिकल रास्ते चुनता है। एक तरफ है एचपीएस यानी हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो मुख्य रूप से अमेरिकाज में पाया जाता है और सीधे हमारे फेफड़ों को निशाना बनाता है। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है। दूसरी तरफ है एचएफआरएस यानी हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। ये यूरेशिया में मिलता है और सीधा किडनीज पर अटैक करता है। ये ज्योग्राफिक बंटवारा और अलग-अलग टारगेट ऑर्गन्स इस बीमारी को डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पजल बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एचपीएस, द पल्मोनरी थ्रेट। इस एचपीएस वाले केस में लगभग 1 से 8 हफ्ते तक का लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद एक छोटा सा प्रोड्रोम फेज आता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक अचानक बदलाव देखा जाता है। पेशेंट बिल्कुल अचानक से बिना किसी खास वार्निंग के सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। फेफड़ों में तेजी से फ्लूइड भरने लगता है। सोचिए, कल तक जो पेशेंट सिर्फ हल्के बुखार और थकान की बात कर रहा था, वो अगले ही दिन सांस लेने के लिए तरसने लगता है। यह सडन क्रैश इतना तेज होता है कि मेडिकल स्टाफ को संभालने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिलता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही कार्डियोपल्मोनरी फेज शुरू होता है, पल्मोनरी एडीमा और कार्डियोजेनिक शॉक कितनी तेजी से अपना असर दिखाते हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है जो कुछ ही घंटों में जानलेवा साबित हो सकता है। दिल और फेफड़े एक साथ फेल होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर अचानक इतना गिर जाता है कि डॉक्टर्स को बस वक्त के खिलाफ दौड़ना पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। वैसे आमतौर पर तो हंटा वायरस चूहों और रोडेंट्स के मलमूत्र से ही फैलता है, लेकिन साउथ अमेरिका का आंडेस वायरस इसका एक खतरनाक एक्सेप्शन है। ये इंसान से इंसान में यानी ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। मई 2026 में एक क्रूज शिप पर जो आउटब्रेक हुआ, उसने इस शक को और भी बड़ा कर दिया है। इंसान से इंसान में फैलने का मतलब है कि एक छोटा सा आउटब्रेक आसानी से एक बड़ी इमरजेंसी बन सकता है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रेन्स की तरफ। तीसरा सेक्शन, एचएफआरएस, द रीनल थ्रेट। एचएफआरएस का हमला थोड़ा अलग तरह का होता है। ये 5 ओवरलैपिंग फेजेस में आगे बढ़ता है। बुखार से शुरू होकर ये सीधा ब्लड प्रेशर में एक बहुत ही खतरनाक गिरावट लाता है। उसके बाद आता है ओलिग्यूरिक फेज, जहां सिवियर एक्यूट किडनी इंजरी होती है। इसमें यूरिन बनना लगभग बंद हो जाता है और टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं। फिर आता है पॉलीयूरिक फेज, जहां बहुत ज्यादा यूरिन पास होता है, और आखिर में रिकवरी यानी कॉन्वलेसेंट फेज, जिसमें हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं। हर फेज अपने आप में एक नई चुनौती है। तो मैं बात क्या है, इन दोनों सिंड्रोम्स के पीछे दरअसल एक ही खतरनाक कॉमन मैकेनिज्म काम कर रहा है, वैस्कुलर लीकेज। वायरस हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों को डैमेज कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पाइप में छोटे छोटे छेद हो गए हों। प्लाज्मा ब्लड वेसल से निकलकर आसपास के टिश्यूज में डेंजरसली लीक होने लगता है। यही लीकेज फेफड़ों में पानी भरने और किडनीज के सूजने का मुख्य कारण बनता है। और इस इंटरनल लीकेज और लो प्लेटलेट्स की वजह से एचएफआरएस कुछ बहुत ही अनोखे वार्निंग साइंस दिखाता है, जैसे अचानक धुंधला दिखना, चेहरे का लाल हो जाना और पीठ या पेट में ऐसी भयंकर पीड़ा जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो। ये सब सिम्टम्स कोई आम फ्लू नहीं है,
बल्कि ये सिग्नल दे रहे हैं कि किडनीज में सूजन आ रही है। अगर इमरजेंसी रूम में इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पहचान लिया जाए तो जान बचाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जो हमें ले आता है इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल पॉइंट पर, चौथा भाग, द डायग्नोस्टिक चैलेंज। आखिर इन्हें डायग्नोस करना इतना मुश्किल क्यों है? एक डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी रुकावट होती है एक 72 घंटे का ब्लाइंड स्पॉट। जी हाँ, ठीक लक्षण शुरू होने के बाद के पहले 72 घंटे। ये एक ऐसी विंडो है जहां मेडिकल टेस्ट किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, और यही वो समय है जो जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीडीसी की गाइडेंस भी यही बताती है, अगर लक्षण शुरू होने के पहले 3 दिनों के अंदर टेस्ट किया जाए तो नतीजा बहुत बार फॉल्स नेगेटिव आता है। मतलब वायरस शरीर में है पर टेस्ट उसे पकड़ ही नहीं पा रहा। फॉल्स नेगेटिव आने पर गलतफहमी हो सकती है कि पेशेंट सेफ है। इससे कीमती समय बर्बाद होता है और सही ट्रीटमेंट शुरू होने में देरी हो जाती है, जो एक्चुअली में जानलेवा साबित होती है। इसका मुख्य कारण एक मेडिकल टर्म है जिसे कहते हैं वायरीमिया, यानी ब्लड में वायरस का होना। हैंटावायरस के केस में वायरस ब्लड में इतने कम समय के लिए रहता है कि उन शुरुआती नाजुक दिनों में ब्लड या यूरिन टेस्ट उस वायरल आरएनए को रिलायबली डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, और जब तक टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इम्यून सिस्टम अपना डिस्ट्रक्टिव ओवर रिएक्शन शुरू कर चुका होता है। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? आइए देखते हैं अपना आखिरी सेक्शन, कंफर्मिंग द इन्फेक्शन। ऐसे मुश्किल हालात में फिजिशियंस को एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। उन्हें पेशेंट से हाल ही में किसी रोडेंट वाले इलाके में जाने या रूरल एक्टिविटी के बारे में पूछना पड़ता है। उसके बाद इलाइसा टेस्ट्स को प्रायोरिटी देनी होती है, खास तौर पर आईजीएम एंटीबॉडीज के लिए जो सिवियर सिम्टम्स आने के ठीक साथ ही अपने पीक पर होती हैं। ये टेस्ट बीमारी की सही पहचान करने में सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स जैसे रिबाविरिन यहाँ बिल्कुल बेअसर होते हैं। ऐसे में सर्वाइवल पूरी तरह से इमीडिएट और अग्रेसिव सपोर्टिव केयर पर निर्भर करता है। एचपीएस में हालत इतनी बिगड़ सकती है कि पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर या ईसीएमओ मशीन की जरूरत पड़ जाए। वहीं एचएफआरएस में जब किडनीज फेल होने लगती हैं तो डायलिसिस बहुत जरूरी हो जाता है ताकि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सके। यहां वक्त का हर एक घंटा पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस तय करता है। पर इन सब टेंशन के बीच एक काफी अच्छी खबर भी है। मई 2026 में मॉडर्ना की एक नई एमआरएनए हैंटावायरस वैक्सीन के फेज 1 ट्रायल से बहुत ही प्रॉमिसिंग डेटा सामने आया है। इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेज देखे गए हैं। अगर ये वैक्सीन आगे के ट्रायल्स में भी ऐसी ही सफल रहती है तो ये आने वाले समय में इस वायरस को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनेगी। वाकई ये एक बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस तेजी से रोडेंट्स के हैबिटेट्स बदल रहे हैं और अचानक आउटब्रेक्स हो रहे हैं, क्या हमारे मॉडर्न क्लिनिक्स इस हैंटावायरस के बेरहूपियेपन को उस 72 घंटे की विंडो बंद होने से पहले पहचानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आगे आने वाले वक्त में हमारे फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।